नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्ष कुमार सर, हर्ष की बात लाइव से, हर्ष ग्लोबल से, हर्ष कुमार के साथ। सर 3-3 चैनल हैं, अब हो सकता है 1-2 और निकल जाए, शॉर्ट्स वगैरह का अभी तक नहीं निकाला नहीं नहीं है सर। भाई, तीन ही बहुत हैं। ये तीन ही नहीं, नहीं मुझे लगा संभलते भाई। एक आध शॉर्ट्स का बन रहा है आपका स्पेस अभी। नहीं, शॉर्ट्स शॉर्ट्स का वगैरह स्पेस। इसी पे डाल लेते हैं, इसी पे चलता अच्छा, रहता चलिए ठीक। वो ठीक है सर, इन सब की बातें तो होती रहेगी सर। प्रणाम सर आपको। सर, मानसून सेशन आने वाला है और मोदी सरकार जिस तरह से अग्रेसिव दिख रही है, कम से कम कुछ चीजों पे अचानक से मुझे दिख रहा है कि हो तो रहा है। 48 करोड़ का ही सही, लेकिन दामाद जी का एसेट जब्त कर लिया है और चार्जशीट फाइल है। कर दी है ईडी ने। ऐसा नहीं है कि हवा में है। एनसीईआरटी में बदलाव हो गए, जिसके बारे में बहुत सारे हिंदूवादियों को ये दिक्कत थी, भाई 10 साल हो गए, आप बेसिक्स ही नहीं बदल रहे हो, तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे सुधरेगी। तो स्टेप बाय स्टेप, जिसको कहते हैं कि डिवाइड, इंगेज एंड डिफीट, वो वाला फॉर्मूला चल रहा है। तो मानसून सेशन भी इस बार लग रहा है धमाकेदार होगा सर का वाला मुद्दा, एसआईआर वाला मुद्दा से लेकर के बहुत कुछ होने वाला है। और मुझे लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का भी ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया सर। कैसे देख रहे हैं सर मानसून सेशन में सर? इकोसिस्टम तोड़ेंगे मोदी जी जो बोल के गए थे सदन के अंदर? देखिए, इकोसिस्टम तो अपना काम करता रहता है, लेकिन इस बार के मानसून सेशन से पहले कोई ऐसा बड़ा मुद्दा अभी मुझे लगता है नहीं कि बिहार वाले मुद्दे के अलावा कोई विपक्ष के पास है जिसे लेके ज्यादा मतलब हंगामा और सेशन ज्यादा चलेगा? बातें। हाँ, सेशन देखिए क्या होता है कि आपको अब अपने घर में भी अगर आपको आयोजन कोई करना है, सपोज कीजिए कि आपको किसी बच्चे की अपनी शादी करनी है, तो आप दबाव की पोजीशन में होते हैं। हाँ हाँ। आप दबंगई नहीं कर सकते। आप पे दबाव ये है कि आपको तो भाई शादी निपटानी है ठीक ठाक तरीके से। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा कि बारात में इतने लोगों को मत ले जाओ, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा ये मत बनवाओ, वो मत बनवाओ, बैंकेट हॉल में नहीं करते हैं, फलानी जगह करते हैं। सब लोग आपको सलाह देते रहेंगे, आप पे प्रेशर रहेगा। अल्टीमेटली आपको काम करना है। तो सरकारें जो होती हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, सारी सरकारें जो हैं वल्नरेबल हो जाती हैं, उस समय कमजोर हो जाती हैं अपेक्षा कर, क्योंकि उन्हें सेशन भी चलाना है, अपने बिल भी पास कराने हैं, अपना जो सरकारी रूटीन का काम है वो भी उन्हें अपना कंप्लीट करना है, और अपने लोगों को भी संतुष्ट रखना है, और विपक्ष की ईगो को भी उन्होंने शांत करना है। तो इसमें कोई शक नहीं होता कि कोई भी सेशन आता है तो वो सत्ताधारी जो सरकार होती है, उस स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, वो दबाव में रहती है कि भाई हमें ये काम तो निकालना ही निकालना है, और अपने बिल्स भी कराने हैं। मैं तो अभी पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास आई है कि लगभग 1 दर्जन के करीब बिल आने वाले हैं। हाँ, जैसे मैं वही ये जानना चाहता हूँ। भारतीय बंदरगाह विधेयक है एक, 2005 का, ये 1908 का कोई विधेयक चल रहा था, उसे जो है खत्म करने वाली है। मर्चेंट शिपिंग का था। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एससी एसटी के प्रतिनिधित्व को दोबारा से फाइनल करने वाला है। आईटी आयकर विभाग का एक आयकर विधेयक आ रहा है, 2025 आ रहा है। और खेलों से संबंधित आ रहे हैं, डोपिंग को लेके एक बिल आने वाला है। खनिज फलाना, ये आईआईएम गुवाहाटी, उसको लेकर एक बिल आने वाला है। मणिपुर को लेकर बिल आने वाला है। तो एक पूरी लाइन है जो सरकार को अपना काम कराना है, निपटाना है। और उसके अलावा बिहार वाला तो होगा ही। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय विपक्ष ने एक स्पेशल सेशन की मांग की थी। तो विपक्ष की हम्म। वो विपक्ष की जो भड़ास उसमें निकलने वाली थी, वो भी अब हम्म। इसमें आएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पहला सेशन यही आ रहा है। तो लोग हाँ, भूल जा सारा रहे इसी हैं। का। देखिए, एसआईआर वगैरह ये सब चीजें और हैं, लेकिन आप याद करें अगर पिछले 7 महीने में इस साल की 2025 की कोई सबसे बड़ी घटना थी, तो वो पहलगाम की घटना थी, और उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ऐसा कैसे बिल्कुल। हो सकता है कि पार्लियामेंट का सेशन हो और उस पर हंगामा ना हो। मुझे तो जानकारी मिली कि भी कल परसों ही 14 या 15 तारीख में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की एक मीटिंग ली दिल्ली में, और उसमें राहुल गांधी, खड़गे वगैरह सब लोग मौजूद थे। और उनसे ये भी कहा गया है अपने पार्टी के लोगों से कि भाई इन सब मुद्दों पे जो है इंडिया अलायंस के जो बाकी लोग हैं उनको भी आप चैनल अप करो और इन सब मुद्दों को उठाना है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिहार वाला तो मुद्दा मेन होगा ही, क्योंकि ये सारे विपक्ष की एक कॉमन चिंता है। लेकिन सरकार को परेशान करने के लिए, सरकार को पे दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर वाला मुद्दा तो उठाया जाएगा। और राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप वाला मुद्दा भी उठाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मीडिएटरशिप कर दी इसमें।
क्योंकि वो आजकल उनका नया गाना एस जयशंकर बने हुए हैं राहुल गांधी के। तो बिल्कुल। दिलचस्प है मानसून सेशन। हम्म। बढ़िया होगा। वैसे वैसे मैं कहता हूं कि कांग्रेस जिस पिच पर भी मोदी को लेना चाहती है उस पिच को वो तैयार नहीं करती, मोदी पहले करते हैं। अब देखिए हाँ सर, एनसीईआरटी में ऐतिहासिक चेंजेस हो गए, लेकिन किसी को ये ध्यान नहीं आया कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो जयपुर डायलॉग्स में भी आती है, हम लोग तो मिलते रहते हैं, मीनाक्षी जी को राज्यसभा उठा के लेके आ गए हैं पहले से। तो धुलाई तो वहां हो ही जाएगी जैसे ही एनसीईआरटी वाला मुद्दा उठेगा ऐतिहासिक तथ्य का। तो प्रोफेशनल इतिहासकार, वो भी राष्ट्रवादी, पूरे सदन में एक ही है, और वो जब देखिए धोएंगी। देखिए क्या है कि ये जो एनसीईआरटी वाला मुद्दा है, इस पे काम मोदी सरकार 2014 से ही कर रही है। बिल्कुल ये क्या है कि ये एक थिंक टैंक का काम है। ये ऐसा नहीं है कि हम आज बैठेंगे और आज हम इन किताबों में से ये चीजें निकाल देंगे, इन किताबों में ये चीजें ऐड कर देंगे। आपको बिल्कुल। धीरे धीरे चीजें आपकी नॉलेज में आती हैं, धीरे धीरे आपको काम करना होता है। और एनसीईआरटी वगैरह में सब जगह सिस्टम ऐसा वामपंथियों का बना हुआ है नीचे से ऊपर तक, जिस तरह के कोर्सेज बनाए गए और किताबें लिखी गई हैं, कि उसे आसान नहीं है अभी एकदम से खत्म कर पाना। आप उसे एकदम से खत्म करने की भी कोशिश करेंगे तो भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं इसका विरोध भी करेंगे, और जो स्टूडेंट और टीचर्स हैं उनके सामने भी परेशानी आती है। टीचर्स अगर 20 साल से पढ़ा रहे हैं कि अकबर महान है, तो उनके सामने भी एक चैलेंज है कि हम सम्राट अशोक को या हर्षवर्धन को या समुद्रगुप्त को कैसे पढ़ाएं। तो उनके लिए भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि उन्हें वो कंफर्ट जोन में होते हैं अपने, कि इतने सालों से जो पढ़ाए जा रहे हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, उनका काम है पढ़ाना, वो राजनीति तो करते नहीं है वो लोग। तो इसी लिहाज से मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे हो रहा है, और ये ऐसा नहीं हुआ है, पिछले कई सालों में हुआ है। आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी को लेकर एक कोर्स शुरू किया गया जेएनयू में, रिसर्च फेलोशिप का, जो पहले कभी नहीं होता। छत्रपति शिवाजी के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं सकता था जेएनयू में, छत्रपति शिवाजी के नाम पे। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा हम पैसा देंगे इसमें, कि जो भी स्टूडेंट इस पर रिसर्च करना चाहेंगे छत्रपति शिवाजी पे, उस पर हम उसे स्पॉन्सर करेंगे। तो ये चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली चल रही है। तो एनसीईआरटी में भी आवश्यक जो चेंजेस थे वो धीरे धीरे हो रहे हैं, और अक्सर धीरे धीरे होता है जो काम, उसी का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ज्यादा आप तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं आपके साथ। आपके साथ एक्चुअली लंबे समय के बाद बात हो रही है, तब तक ये राज्यसभा के 4 लोग नॉमिनेट कर दिए मोदी सरकार ने। आपको भी हाँ लगा थोड़ा-सा मतलब चौंकाने वाले कुछ नाम आए, जैसे कि बिल्कुल। केरल के वो जो थे, मतलब एक बार मास्टर जी। मंच पे शेयर भी किया था, और ये सदानंद जी के बारे में। हाँ लेकिन ये एलिगेशन जो लगता है कि भाजपा अपने कैडर को भूल जाती है, मोदी सरकार ने ये बताया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिजर्विंग हाँ आदमी को मैं कहीं से भी लेकर के आता हूँ। और सर, अब एसएफआई या फिर जो लेफ्ट के लोग बैठे होंगे राज्यसभा में, जितने ही हैं, वो कम ही बचे हैं, लेकिन जितने भी हैं समर्थित, उनके लिए तो बड़ी मुश्किल की घड़ी आने वाली है सर। राज्यसभा के नॉमिनेशन पे आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, राज्यसभा के सदन में। नॉमिनेशन बढ़िया बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। और नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं उनमें इसी तरह के लोग होने भी चाहिए। और जो केरल वाला सदानंद जी का बताया आपने मामला, मुझे तो पता नहीं था इस बारे में। मैंने तो अभी जब उनका नाम आया उनके बारे में, जब मैंने रिसर्च की, और तो ये देखा कि यार वो किस तरह के आदमी थे, और कितना उन्होंने का डेडिकेशन था। उनका पूरा जो परिवार था वो वामपंथी विचारधारा का था, और वो उस समय आरएसएस से जुड़े। और मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में जाएंगे आप आरएसएस की, तो अगर ग्रास रूट लेवल पर आरएसएस का कहीं पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई बेस रहा है महाराष्ट्र के बाद, अगर मैं कहूं, तो वो केरल में रहा है। शायद महाराष्ट्र से भी ज्यादा महाराष्ट्र और रहा। मध्य प्रदेश की बात। हाँ नहीं, महाराष्ट्र से भी ज्यादा है, क्योंकि जितनी शाखाएं बताते हैं कि पहले केरल में चला करती थी आरएसएस की, उतने किसी देश में, किसी भी पार्ट में नहीं थी। और देखिए वहां आज तक जो है आरएसएस और बीजेपी जो है अपनी पांव नहीं जमा पाई है। तो ऐसे ऐसे विपरीत माहौल में रहकर डेडिकेशन के साथ काम करना, ये तो बड़ी बात है। और वो वीडियो मैंने देखा मोदी जी का, कम से कम 10 साल 12 साल पुराना वीडियो, जिसमें उन्होंने स्टेज पे उन्हें बुलाया और कहा कि याद भाई इनके रखते हैं दोनों सर पैर का। मोदी जी। हाँ, ये मोदी। याद रखा उन्होंने। हालांकि हाँ। चीज देर से हुई, उन्हें और कुछ साल पहले अगर उन्हें भेजा जाता तो भी ज्यादा फायदा होता, केरल में भी भाजपा को इसका लाभ होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं,
अब हुआ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बढ़िया नामांकन है, अच्छा नामांकन, बढ़िया। और डॉक्टर अब आज मीनाक्षी आपने जैन का तो बिल्कुल अद्भुत ही है, अद्भुत है। कमाल है वो तो। हाँ, हाँ, आपने कहा कि जयपुर डायलॉग में आएंगे, पता नहीं इस बार आएंगी नहीं, राज्यसभा की सांसद बन गई हैं, बिजी हो जाएंगी अब। हाँ, थोड़ी व्यस्तता हो पिछली जाएगी, पिछली लेकिन बार आई थी देखते हैं। क्या? हाँ, पिछली बार तो आई थी, अच्छा, हमें ब्रेकफास्ट नहीं, टेबल हम पे उनसे हमारी मुलाकात हुई हमारी थी मेरी। मुलाकात नहीं हुई, हमारी मुलाकात नहीं नहीं, हुई। आपका ब्रेकफास्ट एक्चुअली मुझसे 1 घंटे बाद का रहता था ना, तो हम लोग तो 7 बजे आने वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ताना तो सुबह दीवाना। जल्दी आती थी वो? हाँ, वो सुबह जल्दी आ जाती थी। अच्छा तो अच्छा। अच्छा सर, एक इसी से प्रश्न उठता है कि आजकल एस जयशंकर साहब राहुल गांधी के सीधे डायरेक्ट निशाने पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या, एक तो ये है कि क्या राहुल गांधी एंड कंपनी मान गई है कि हम मोदी को कितना भी हमला करेंगे कोई फायदा नहीं है, पलट के जवाब भी नहीं दे रहा, बड़ा बेशर्म आदमी है, कब चुप हो जाएगा, कब बोलेगा, कब हमला करेगा, अपने हिसाब से काम हो रहा है भाई। मतलब वो सोचते होंगे बेशर्म आदमी, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच सकता, ये तो पाप है। मतलब वो सोचते होंगे, तो क्या ये कोर्स करेक्शन है कि चलो कुछ नहीं तो मोदी के एसेट को गाली दो, यही सबसे ज्यादा विदेश नीति में चीन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हो सके, या फिर चीन से क्लास लगी है कि भाई जयशंकर को घेरो, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कहाँ सर, चेंज हाँ, कहाँ है? ये वाला पहलू ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आता है कि क्लास लगी है एस चीन से। जयशंकर, हाँ, एस जयशंकर ने ज्यादा विदेश नीति पे काफी उथल पुथल की है। और खास तौर से देखिए क्या है कि एस जयशंकर अब इस समय पूरे दुनिया में एक मोदी जी की तरह एक इंडिया का फेस बन चुके हैं फॉरेन पॉलिसी के। हम्म। हम्म। क्योंकि जो भी किसी भी देश के विदेश मंत्री से या कहीं भी किसी तरह की बात करनी होती है, उनसे पहले जब सुषमा जी हुआ करती थी तब मोदी जी को खुद मैदान में उतरना पड़ता था कई बार। आपने देखा होगा हाँ। मोदी जी 4-5 देशों की यात्रा करके आते थे। लेकिन एस जयशंकर के आने के बाद मोदी जी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहते हैं कि ये आदमी जो है ठीक काम कर रहे हैं, और ये 40 कंट्रीज का इनको वैसे भी एक्सपीरियंस है, अलग अलग डिप्लोमेटिक जो अनुभव है इनका। और राहुल गांधी जो इन पर हमला बोल रहे हैं, उसके पीछे मुझे एक और भी बात नजर आती है कि आपको याद होगा कि 2019 से और 2024 के बीच में कई ऐसे वाकये आए थे जब राहुल गांधी ने बाहर मीडिया में चाइना को लेके, गलवान घाटी और वहां अरुणाचल प्रदेश, इन सब चीजों को लेकर जो उलट बयानी की थी, तो उसके बारे में एस जयशंकर ने आके पार्लियामेंट में अपना स्टेटमेंट दिया था। और उसमें उन्होंने बिल्कुल राहुल गांधी का नाम लिए बिना कि एक शख्स हैं जो बाहर ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जयशंकर का वो जो रवैया है ना, कटाक्ष करने वाला बिना नाम लिए हुए, वो भी चुभ गया। राहुल गांधी चीजों को पर्सनली बहुत जल्दी ले लेते हैं। जो उनपे पर्सनल आक्षेप लगा देता है या उनके परिवार के बारे में बोल देता है, वो हर चीज को निजी ज्यादा ले लेते हैं, उसमें वो फिर पार्टी, देश हित, उन सब चीजों को नहीं देखते हैं, वो पर्सनल हो जाते हैं। तो अब उन्हें लगा कि यार इस बार ये पाकिस्तान वाला और डोनाल्ड ट्रंप वाला जो मुद्दा हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि मैंने मीडिएटरशिप की है, तो उस पर उन्हें लगा कि अब एस जयशंकर के बारे में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, अपनी भड़ास निकाली जा सकती है। इससे ज्यादा राहुल गांधी की सोच समझ अकल है नहीं, बस इतना ही कर सकते हैं राहुल गांधी। कोई आप ये उम्मीद करें कि वो ऐसी कोई एक्सक्लूसिव बात लेकर के आ जाएं या कोई ऐसा खुलासा कर दें पार्लियामेंट में जिससे जयशंकर को वो लपेट सके, ऐसे कुछ है नहीं। क्योंकि अभी आपने ध्यान होगा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो अपनी किताब लिखी थी, उसमें राहुल गांधी के बारे में जो चैप्टर लिखा था, तो उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी थी कि राहुल गांधी के फैसले कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे उनके सिक्योरिटी गार्ड या उनके पीए द्वारा लिया गया फैसला हो। तो राहुल गांधी बस इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको अगर एस जयशंकर को काउंटर करना है तो आपको इस थ्रू स्टडी करके आना पड़ेगा कि किस मामले पे इंडिया का पहले क्या स्टैंड रहा है और अब एस जयशंकर के आने पर चीजें किस तरीके से बदली हैं, तभी तो आप उन्हें काउंटर करोगे। और राहुल गांधी ने कभी पढ़ना सीखा नहीं है। वो कहने के लिए कहते हैं कि मैं भागवत गीता पढ़ रहा हूं, फलाना पढ़ रहा हूं, वो आप एक श्लोक नहीं बता सकते, वो झूठ बोलते। कई लोग हैं ऐसे। ये तमाम जो ये सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार, अभी आमिर खान उसमें आया था लल्लन टॉप वालों के कार्यक्रम में, इंटरव्यू था 3 घंटे का, आपकी जहां अदालत में भी तो आया था। आपकी अदालत में भी आया था। वो तो आपकी अदालत वाला तो रजत शर्मा का प्रोग्राम नॉन सीरियस प्रोग्राम है, उसमें तो कुछ गंभीर बातें नहीं होती, हंसी मजाक ज्यादा होती है। नहीं, मुझे तो लेकिन लगता है उसमें सर प्योरली लल्लन टॉप पीआर वाले में, और इवेंट प्रोग्राम होता है वो। हाँ, वो कुछ नहीं है, वो तो बेकार प्रोग्राम है।
तो लल्लन टॉप वाले में 2-3 सवाल अच्छे हुए थे, और उनसे जब वो बात कहने लगे कि मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ते हैं, कि मैं गुरु नानक देव जी को बहुत पढ़ता हूँ, उनको बहुत मानता हूँ। तो उसने पूछा कि क्या गुरु नानक देव जी से क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा? तो वो एक भी, वो वहीं पे अटक गया। आप वो इंटरव्यू देखिएगा। गीता के बारे में आप बताइए कि आप गीता से आपको क्या इंस्पिरेशन मिली। केवल ये कह देने से थोड़ी हो जाता है कि मैं गीता को पढ़ रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में, शायद संदीप दीक्षित वाले इंटरव्यू में कहा था राहुल गांधी ने, कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, महाभारत पढ़ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। अगर वो गीता महाभारत पढ़ रहे हैं तो वो फिर ये जो एम्स है, एम्स के पास जो है एकलव्य वो कर रहा था अपनी साधना, इस तरह की बातें नहीं करते वो। नहीं, तो अगर वो उन्हें गीता पढ़े होते तो कम से कम तपस्या का मतलब शरीर की गर्मी तो नहीं बोलते। हाँ, तो वो समय समय पर उनकी जो नादानी है, उनका जो ये कहूंगा कि जाहिलपना है, ये जो आदमी पढ़ा लिखा भी होके भी पढ़ा लिखा जैसा बिहेव नहीं करता, उसे एक जाहिलपना ही कहते हैं। तो इस तरह का व्यवहार दिखाना ये राहुल गांधी की आदत में शुमार है। तो एस जयशंकर को वो इस तरह से तो काट नहीं सकते रूबरू डिबेट में, आमने सामने की में। तो सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। रवि एस जयशंकर को जे लिखना शुरू कर दिया। आज तक लोग ये नहीं समझ पाए कि जे का मतलब क्या है। जय 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 जयशंकर है, क्या है? सर, ये बात आपने ठीक कही कि ठीक है, फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, नॉन सीरियस आदमी है। अब लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्या कांग्रेस, दो प्रश्न है सर, क्या कांग्रेस मान चुकी है कि थोड़ा मोदी को हिलाना डिफिकल्ट है, तो काउंटर ऐसे करो जो उनके एसेट्स है। अभी असम में गए और आप जानते हैं सर, स्वयं इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा सिर्फ असम तक सीमित नहीं है सर, क्योंकि मैंने त्रिपुरा में विजिट किया है, अगरतला जा चुका वो पूरे हूँ, नॉर्थ इसके ईस्ट अलावा में एक्टिव रहते हैं। हाँ, सेवन सिस्टर में बहुत भयंकर प्रभाव है। नहीं, उन्हें और नॉर्थ वहां ईस्ट का एनडीए का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। आप याद कीजिए, चीफ बिल, मिनिस्टर से पहले वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के, और ये त्रिपुरा में बिल्कुल, जो सरकार बनी और कई स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे हाँ, दूसरी पार्टियों के डिलीवरी विधायकों दी को है, तोड़ा इन्होंने। वो सारा मैनेजमेंट हेमंत बिस्वा शर्मा का। डिलीवर करके दिया है, ऐसा नहीं है। अभी वहां पर जाकर के उन्होंने, अच्छा ये टाइमिंग भी मुझे देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी कम मैच्योर यहाँ हुए, वो इमीडिएट साबित हुआ, क्योंकि ये गया एक, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने पहले ट्वीट कर दिया कि एक गुप्त मीटिंग हुई है और जिसमें मुझे अरेस्ट करने की बात हो रही है। हाँ, वो 1 बजे के आसपास का ट्वीट आया। राहुल गांधी ने अपना दूसरा ट्वीट कि मैं इसको जेल भिजवा दूंगा, ये 3 बजे 5 बजे किया है। अब वो सर तो ये बाद है में वो कि जो एक जनसभा में बोले ना राहुल गांधी, फिर उन्होंने, जब हाँ, उन्हें पता लग गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बात अंदर की लीक हो गई है, तब उन्होंने कहा कि अब मैं मंच पे ही बोल देता हूं ये बात, वरना फिर नहीं, लोग ठीक यही है। कहते रहेंगे बताइए पार्टी की गोपनीय मीटिंग की बातें कैसे लीक हो गई। नहीं, वो तो ऐसे भी पता चल गया, क्योंकि पहले हेमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर दिया। मेरा हाँ, ये कहना है कि असम के अंदर जाकर के असम के बेटे को, और ये आसान नहीं है, देखिए ऊपरी असम और निचले असम में बहुत अंतर है सीटों का भी। असम के बेटे को थोड़ी बहुत परेशानी आने भी वाली थी असम में, इस तरह से जाकर के कि अरेस्ट करा दूंगा, तो असम इलेक्शन के लिए उन्होंने कांग्रेस की पिच को जाकर के गड्ढा खोद दिया सर। कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा से आप ये जो क्या आपने बात की, जयशंकर और हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला बिल्कुल अलग है। वहां आपने कहा कि मोदी की जो असेट है उसको वो टारगेट कर रहे हैं। हेमंत विश्वकर्मा मोदी की असेट नहीं है। नहीं ये नहीं, राहुल हेमंत, गांधी का पर्सनल पंगा है, आपको पता होगा। हाँ वो तो है, जब पीडी, हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी में लाने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको याद होगा कि वो जब गए थे ये मिलने के लिए तरुण गोगोई कुत्ते और वाला सीपी बिस्किट। जोशी, तो वो बिस्किट उठा के ले गया था पिद्दी राहुल गांधी का। हाँ, तो हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा तो उसी समय समझ गए थे राहुल गांधी कैसे आदमी है। उसके बाद एक बार और गए वो मिलने, तो पता लगा राहुल गांधी उनकी बात सुनते रहे और चिकन बर्गर खाते रहे, और हाँ 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 सुन के और खड़े होकर चले गए कि मैं बैठा हुआ हूँ, कि यार मुझे हाँ ना कुछ बता नहीं रहे हैं, करना क्या है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का और इनका पर्सनल मामला है, और उसका अब पर्सनल वो ज्यादा इसलिए भी हो गया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की फाइल खुलवा दी है। गौरव गोगोई का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, उनकी बीवी का क्या पाकिस्तान से कनेक्शन है, और आपको लोग भूल जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बात और कही थी कि सितंबर तक गौरव गोगोई को आईएसआई का ट्रेनिंग मैं डिक्लेयर कर दूंगा, ये साबित कर दूंगा, मैं इतने प्रमाण ले आऊंगा। सितंबर तक का समय दिया था।
कि मैं ये साबित कर दूंगा कि गौरव गोगोई वहां गए थे और आईएसआई की वर्कशॉप को अटेंड करके आए थे। तो ये गौरव गोगोई का मतलब राहुल गांधी, भाई वो राइट हैंड है पार्लियामेंट में भी और सब जगह राहुल गांधी का। इस समय गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल दो सबसे करीबी लोग हैं राहुल गांधी के इस समय। तो उनपे जब वो टारगेट करेंगे तो अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। अब राहुल गांधी ने कह दिया हम हेमंत बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करवा देंगे। कैसे करा दोगे भाई? तुम्हारी कहां सरकार है जो तुम गिरफ्तार करा दोगे उसे? कर्नाटक में गिरफ्तार करवाओगे हेमंत बिस्वा शर्मा को? कहां करवा दोगे गिरफ्तार? ये भी तो कोई पूछे इनसे। वो तो कुछ भी कह देते हैं कि हम ये कानून यहाँ पे ला के दिखाएंगे। तो पार्लियामेंट में ऐसे कहते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे राहुल गांधी खुद ही प्रधानमंत्री है कि और हम ये करके दिखाने वाले हैं। यहाँ बताइए साहब। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ फिर राहुल गांधी का इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है सर? इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है सर? भाई वो कॉन्फिडेंस का तो कारण तो ये की होता है, जीत ये चीजें कॉन्फिडेंस जो है खून में होता है। जो राजा लोग होते हैं उनके अंदर ये कीड़ा होता है पैदाइशी कि भाई हम शाही परिवार के लोग हैं। हमारा, मैं तो 1000 बार लाख बार कहता हूं यही बात कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सबको उम्मीद थी कि मोदी जी एक बार तो इन्हें बंद करा ही देंगे अंदर, आज तक तो करा नहीं पाए भाई, 11 साल हो गए हैं। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ाने के तमाम वजह हैं ना, कि वो जानते हैं कि भाई हम शाही परिवार से हैं, फर्स्ट फैमिली से हैं इस देश की, तो हमारे पे कोई हाथ डाल नहीं सकता। और इवन जब उन्हें कई बार कटघरे में खड़ा करा जाता है तो ऊपर अपने माइलॉर्ड बैठे हुए, वहां से उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो ये मान चुके हैं। अभी ये जो आपने वाड्रा वाला मामला बताया ना, जो ईडी ने नया मामला खोला है, ये कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो 2 महीने 1.5 महीने पहले की बात है, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 3-4 दिन लगातार पूछताछ की थी। प्रियंका अपनी गाड़ी से छोड़ने जाती थी, सारा दिन बाहर वेट करती थी गाड़ी में, खाना वाना भी वहीं पे खाती थी। क्या हुआ था उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। तो चार्जशीट बनाई, उस पूछताछ के बाद ही तो चार्जशीट बनाई ना। अरे चार्जशीट तो कितनी सारी दाखिले हो चुकी हैं, नेशनल हेराल्ड फलाना सब में, हुआ तो कुछ नहीं है ना। चार्जशीट देखिए वो तो होना भी नहीं है, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, कुछ अरेस्ट हो। आप ये बताइए कि केजरीवाल को एक जरा सी लाइन पे आपने अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह को आपने अरेस्ट कर लिया, भागा एक वही आदमी अरेस्ट होके चुनाव भी हार गया। गजब हाल है लोग का। अरेस्ट भी हुआ और चुनाव भी हार गया। इसके बाद भी तो सरकार सबक नहीं लेती। इसके बाद भी सरकार को यह लगता है कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार पे हमने हाथ डाला तो शायद गांधी परिवार को इसका लाभ हो जाए, जबकि जनता कह रही है कि हमने तो केजरीवाल को हरवा दिया, आप देखो हम लाभ नहीं करने वाले हैं उनका। तो तब भी सरकार नहीं जागती है। इस मुद्दे पे तो हमारी मोदी जी से भाई बात जो है विरोधाभास है शुरू से। नहीं चलिए, इतना होना नहीं चाहिए। गांधी परिवार पे जो है ना, इनकी जो चूड़ियां टाइट इनसे हुई नहीं है। ये बात तो है, ये बात तो है, मैं भी मानता हूं कि होनी चाहिए थी। चलिए, ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। दर्शकों से निवेदन है, कृपया हर्ष सर के तीनों चैनल को, अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ग्राउंड रिपोर्टिंग तो भैया कांवड़ यात्रा से आने के बाद ही शुरू होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।